एक गांव में गोलू नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव भी था, एकदम भोला। वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता था। जैसा उसके घर वाले और लोग उसे बोल देते वैसा ही वो कर देता, और जो उसे लगता बिना सोचे समझे लोगों के सामने वही बोल देता। गोलू के घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी। उसके पिता के पास खेती करने के लिए पर्याप्त ज़मीन थी, जिसमें अच्छी खासी फसल हो जाती थी। गोलू के माता पिता काफ़ी दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन लोग उनके इस दयालु स्वभाव का गलत फ़ायदा उठाते थे। गांव के लोग अक्सर अपनी मजबूरी सुनाकर उनसे अनाज पैसे उधार ले लेते, लेकिन लौटाते समय आनाकानी करते और तरह तरह के बहाने बनाते। गोलू के माता पिता भी अपने शांत और दयालु स्वभाव की वजह से लोगों पर अपना उधार वापस लेने के लिए दबाव नहीं डालते थे। इस तरीके से दोस्तों, रिश्तेदारों और गांव वालों के बीच उनके बहुत से पैसे उधार के रूप में फंस चुके थे। इसके बावजूद अब भी अगर उनके पास कोई अपनी मजबूरी सुनाकर रोने लग जाता तो वो उसे भी धन देते और पैसे उधार दे देते, उसकी मदद कर देते। शायद अपने माता पिता की वजह से ही गोलू का स्वभाव भी इतना भोला था। इसी बीच गोलू के माता पिता बड़ी धूमधाम से उसकी शादी भी कर देते हैं, लेकिन गोलू की पत्नी स्वभाव से थोड़ी तेज़ और नाज नखरे वाली थी, इसलिए वो अपनी मन मर्जी के खर्चे करती और अपनी बातों से घर वालों को दबा कर रखती। लेकिन गोलू अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। वो उसकी हर इच्छा पूरी करता और उसे अपनी सारी बातें साझा करता। इसी तरीके से कुछ साल बीत गए, लेकिन एक दिन अचानक गोलू के पिता की तबीयत खराब हो गई। उन्हें गाँव के वैद्य के पास ले जाया गया, लेकिन गाँव के वैद्य को उनकी बीमारी का पता नहीं चल पाया। तो फिर उन्हें नगर के बड़े बेटे के पास ले जाया गया, जहाँ जाकर उन्हें पता चला कि गोलू के पिता के शरीर में कर्क रोग की शुरुआत हो चुकी है। वैद्य ने गोलू की माँ को बताया कि वैसे तो इस रोग का कोई इलाज नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी रोग की शुरुआत ही है, इसलिए अगर सही उपचार किया जाए तो संभावना है कि रोगी को बचाया जा सकता है। लेकिन इस उपचार में समय और धन दोनों की बड़ी मात्रा में ज़रूरत है। गोलू और गोलू के पिता को वैद्य के पास छोड़कर उसकी माँ धन की व्यवस्था करने के लिए गांव वापस आ जाती है और वो उन सभी लोगों के घर जाती है जिन्होंने पैसे उधार दे रखे थे। उनमें से तो कुछ लोग पैसा वापस दे देते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ वहाँ के बहाने बनाकर बात को टाल देते हैं। इसलिए गोलू की माँ गांव के सेठ से ब्याज में पैसे लेकर शहर वापस चले जाते हैं और अपने पति का इलाज शुरू करवाती हैं। लेकिन इलाज बहुत ही महंगा था और लंबा चल रहा था, इसलिए साहूकार से और ज़्यादा पैसे उधार लेने की बजाय गोलू और उसकी माँ ने अपने कुछ खेत बेचने का निश्चय किया और उन्होंने अपने कुछ खेत गांव के सेठ को बेच भी दिए। लेकिन इतना लंबा इलाज करवाने के बावजूद भी गोलू के पिता की तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। उनके इलाज के खर्चे की वजह से लगातार गोलू के माँ के गहने और उनके खेत बिकते चले गए। अब तो उनके पास नाम मात्र के ही खेत शेष रह गए थे। लेकिन दूसरी तरफ गोलू के पिता की तबीयत दिनों दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन जब गोलू बाजार से कुछ सामान लेकर घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ उसके पिता का सिर अपनी गोद में रखकर जोर जोर से रो रही है। गोलू के पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। उसके पिता की मौत के बाद उसकी माँ भी बहुत उदास और दुखी रहने लगी थी। साथ ही उनके परिवार में गरीबी का पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि जो थोड़े बहुत खेत बचे भी थे उन्हें गोलू सही तरीके से संभाल नहीं पा रहा था। अब तक घर और खेत की सारी जिम्मेदारी उसके पिता ही संभाला करते थे, इसलिए किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था। गोलू की पत्नी, जिसे मन मर्जी खर्चा करने की आदत थी, अब उसके फिजूल खर्चे भी बंद हो चुके थे। इसलिए अब वो अपनी सास और गोलू से घर में रोज छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेती, लेकिन गोलू और उसकी माँ चुपचाप उसकी बातें सुन लेते। गोलू अपने साधारण स्वभाव की वजह से अपनी सारी कमजोरियों, पिछली गलतियों और सारी बेवकूफ़ियों के बारे में अपनी पत्नी को बता देता। बाद में उसकी पत्नी इन्हीं बेवकूफ़ियों के बारे में बोल बोल कर उसे ताने मारती और कई बार तो अपने मायके वालों के सामने उसे जलील भी करती। गोलू को लगता था कि अगर वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से अपनी मजबूरी और दुख के बारे में बात करेगा तो लोगों से उसे सहानुभूति और मदद मिलेगी। लेकिन लोग उसकी मजबूरी सुनकर उसके सामने तो उसे विचार कर कहते, लेकिन बाद में उसका मजाक उड़ाते कि कैसा बेवकूफ़ इंसान है। इसका बाप ही बेवकूफ़ था और ये भी बेवकूफ़ है। हम इसकी मदद कैसे कर दें? ये इंसान हमारे पैसे वापस कैसे करेगा? इसी तरह से लोग उसकी पीठ पीछे उसके बारे में तरह तरह की बातें करते और उसका मजाक बनाते।
लोग गोलू और उसकी माँ के सामने अच्छी अच्छी सलाह तो दे दें, लेकिन कोई भी असलियत में उसकी मदद करने के लिए सामने नहीं आता था। ऐसे ही एक दिन अचानक रात में गोलू की माँ के सीने में दर्द उठा और वो भी भगवान को प्यारी हो गई। इस घटना के बाद से गोलू बहुत ही उदास और परेशान रहने लगा। काम तो वो पहले से ही ठीक से नहीं कर पाता था, लेकिन अपनी माँ के जाने के बाद अब वो घर में ही उदास और दुखी होकर पड़ा रहता था। इस बात पर उसकी पत्नी उसे दिन भर ताने मारती और पड़ोसियों से उसकी बुराई करती। वो कहती जैसे इसके माँ बाप निकम्मे और डरपोक थे, वैसे ही ये भी है। जब गोलू को पड़ोसियों के मुंह से अपनी पत्नी के द्वारा की गई उसकी बुराइयों के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वो भी अपनी पत्नी के पड़ोसियों से बुराई कर देता है। उनकी इस आदत की वजह से पड़ोसी अपने सामने गोलू और उसकी पत्नी का मजाक बनाते हैं और उन दोनों की एक दूसरे से चुगली भी करते हैं, जिसकी वजह से गोलू और उसकी पत्नी के बीच झगड़े होने शुरू हो गए। एक दिन झगड़े के दौरान उसकी पत्नी घर छोड़कर अपने मायके चली गई और ये धमकी दी गई कि अब वो कभी वापस नहीं आएगी। पत्नी के जाने के बाद गोलू और भी अकेला पड़ गया। अब वो पूरे दिन दुखी होकर अपने भाग्यों को कोसता रहा। कई बार तो उसे विचार आता कि अब आत्महत्या ही कर लेता हूँ, लेकिन फिर वो कुछ सोचकर रुक जाता है। कुछ समय पहले तक जो लोग गोलू को अपना दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी बताकर मीठी मीठी बातें करते और उसके पिता से सहायता मांगते थे, आज वही लोग गोलू का मजाक उड़ाते और उसे पागल कहते हैं। अंदर से दुखी और पूरी तरह से टूट चुका गोलू बस किसी तरह से अपना जीवन काट रहा था। लेकिन एक दिन गोलू के गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध महात्मा आते हैं। जब गोलू को उन महात्मा के बारे में पता चलता है तो वो सीधे उनके पास जाता है और उनके चरणों में गिरकर रोने लगता है। महात्मा गोलू को उठाते हैं और उससे उसके इस असीम दुख का कारण पूछते हैं तो गोलू अपने परिवार की सारी कहानी महात्मा जी को सुनाता है। गोलू की पूरी बात को ध्यान से सुनने के बाद महात्मा उसे कहते हैं कि तुम्हारे परिवार की इस हालत का कारण कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा और तुम्हारे माता पिता का हद से ज़्यादा सीधा होना है और उन पारिवारिक बातों को दूसरों से बता देना है जिन बातों को कभी किसी से साझा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे सीधे भाव का इलाज तो लोगों के द्वारा दिए गए धोखे, तानों और तुम्हारी इस हालत में कर ही दिया है। लेकिन आज मैं तुम्हें उन 7 बातों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में तुम्हें कभी किसी से नहीं बताना चाहिए। गोलू पूरा ध्यान लगाकर महात्मा जी की बातें सुन रहा था। महात्मा जी ने कहना शुरू किया, पहली बात जो तुम्हें किसी से नहीं बतानी चाहिए वो है तुम्हारे दुख और तुम्हारी मजबूरी। ज़्यादातर लोगों के जीवन में छोटा सा दुख और मजबूरी आई नहीं कि वो इसका ढिंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या दूसरों को अपना दुख और मजबूरी बताने में हमें उस दुख से छुटकारा मिल जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ऐसा करने से हम लोगों की नज़रों में एक कमज़ोर और मजबूर व्यक्ति साबित हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग मदद तो नहीं करते, लेकिन हमारी पीठ पीछे हमारे इस मजबूरी का उपहास ज़रूर करते हैं। ज़रा सोचो, दूसरों से अपनी मजबूरी बताने का क्या कारण हो सकता है? या तो अपनी मजबूरी बताकर सामने वाले की सहानुभूति हासिल करना चाहते हैं या फिर उससे किसी प्रकार की आर्थिक मदद चाहते हैं। लेकिन अगर किसी ने तुम्हारी मदद कर भी दी तो फिर वो बदले में तुमसे इससे भी बड़ी मदद की उम्मीद रखेगा, और अगर तुम उसकी मदद नहीं कर पाए तो फिर वो मन ही मन तुम्हें अपना दुश्मन मानने लगेगा। और अगर गलती से भी तुमने अपनी मजबूरी अपने दुश्मन को बता दी तो वो तुम्हारी इस मजबूरी का गलत फ़ायदा भी उठा सकता है, क्योंकि वो समझ जाएगा कि इस समय तुम कमज़ोर और मजबूर हो और तुमसे बदला लेने का यही सही समय है। इसलिए अपने दुख और मजबूरी किसी के साथ भी साझा मत करो और लोगों के स्वभाव को पढ़ना सीखो, क्योंकि अगर तुमने लोगों के स्वभाव और नीयत को गहराई से समझना सीख लिया तो तुम खुद को बहुत सी मुसीबतों से बचा सकते हो। वैसे दोस्तों, किसी भी इंसान की असल स्वभाव और उसकी नीयत के बारे में समझना काफ़ी इंसान हो जाता है। महात्मा बुद्ध ने कहा, दूसरी बात जो तुम्हें लोगों से साझा नहीं करनी है वो है अपने अतीत की गलतियाँ और भविष्य की योजनाएं। अतीत में जो भी गलतियाँ हमसे हो चुकी हैं, फिर चाहे वो हमारी बेवकूफ़ी की वजह से हुई हो या फिर हमने जानबूझ के की हो, उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बताने से अतीत की गलतियां तो ठीक नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसा करके हम लोगों की नज़रों में उपहास का पात्र ज़रूर बन जाते हैं। हमारी अतीत की गलतियां पता चलने के बाद लोग हमें शक की नज़र से देखना शुरू कर देते हैं और लोगों को हम पर भरोसा भी कम हो जाता है, और कई मौक़ों पर तो लोग हम पर भरोसा करना भी छोड़ देते हैं। भले ही अब हम वो इंसान ना रहे जो उस समय थे जब हमने वो गलती की थी, लेकिन लोग फिर भी
हमें हमारी उस अतीत की गलती के साथ ही जोड़कर देखेंगे और ये एक चीज़ समाज में हमारी छवि को खराब करती है और एक भरोसेमंद व्यक्ति का दर्जा हमसे छीन लेती है। दूसरी तरफ हमें अपने भविष्य की योजनाएं भी लोगों को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के दो बड़े नुकसान हैं। पहला, हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं खुद को दूसरों से श्रेष्ठ साबित करने और अपनी तारीफ सुनने की चाहत होती है, और ये चाहत उनके अंदर बैठे अहंकार की वजह से होती है। तो लगभग हर व्यक्ति की अपने अंदर के इस अहम की पूर्ति के लिए बड़े बड़े लक्ष्य बनाता है और फिर उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योजनाएं। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने लक्ष्य और योजनाएं लोगों को बताने लगता है तो उसके बड़े बड़े लक्ष्य और योजनाओं के बारे में सुनकर लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं, और अपनी इस झूठी तारीफ को सुनकर व्यक्ति के अहम को ठंडक मिलती है। वो हम जो उसे ऊर्जा दे रहे थे अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए, वो अब ठंडा पड़ने लगता है, जिससे व्यक्ति के अंदर अपने लक्ष्य के प्रति वो जज्बा नहीं रह जाता जो काम की शुरुआत में था। और इस बात की संभावना कई गुना बढ़ जाती है कि व्यक्ति अपने उस काम को बीच में ही छोड़ देता है और उसका वो लक्ष्य कभी पूरा नहीं हो पाता। इसलिए हमेशा काम पूरा होने के बाद ही लोगों को उसके बारे में बताना चाहिए। और वैसे भी उन लोगों को अपनी योजनाओं के बारे में बताने का कोई मतलब नहीं है जो हमारी उस योजना का हिस्सा ही नहीं है। समय से पहले अपनी योजनाओं के बारे में बताने का दूसरा नुकसान ये भी है कि लोग हमारी उस योजना को पूरा ही नहीं होने देंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि दूसरा व्यक्ति उससे आगे निकल जाए। इसलिए जब लोगों को तुम्हारे लक्ष्य और योजनाओं के बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, यहाँ तक कि वे लोग भी जो अब तक आपकी मदद कर रहे थे, आपके दोस्त और रिश्तेदार भी पीछे हट जाएंगे। और अगर तुम्हारा बुरा चाहने वाले लोगों को तुम्हारी योजनाओं के बारे में पता चल जाता है तो वो निश्चित रूप से तुम्हारी योजना को असफल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए अपनी अतीत की गलतियां हो और भविष्य की योजनाओं को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। महात्मा ने कहा, तीसरी बात जो तुम्हें किसी से नहीं बतानी है वो है अपने घर की बातें। हमारे घर में हमारे माता पिता, बच्चे, सास बहू, पति पत्नी के बीच क्या बातें हो रही हैं वो हमें किसी से नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अक्सर घर में छोटी मोटी बहस या लड़ाइयों के बाद हम गुस्से में दूसरों से अपने परिवार की बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस समय ये भूल जाते हैं कि जो व्यक्ति हमारी बातें सुन रहा है वो भविष्य में हमारी इन्हीं बातों के लिए हमें नीचा दिखा सकता है या लोगों के सामने हमें अपमानित कर सकता है। और वैसे भी जब हम लोगों के सामने अपने घर की बातें बताना शुरू कर देते हैं तो लोगों को हमारे घरेलू मामले में घुसने का मौका मिल जाता है, और वो ज़रूरत पड़ने पर हमारे इस घरेलू मनमुटाव का फ़ायदा भी उठा सकता है। इसके अलावा भी जब घर वालों को पता चलता है कि परिवार के किसी सदस्य ने उसकी बुराई की है तो उसे बहुत बुरा लगता है, और इस बात को लेकर घर में और भी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। सास बहू और पति पत्नी के बीच अधिकतर झगड़े तो सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि वे दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से एक दूसरे की बुराई करते हैं। इसलिए अगर हम अपने परिवार के सदस्यों की तारीफ नहीं कर सकते हैं तो किसी से उनकी बुराई भी मत कीजिए। महात्मा ने कहा, चौथी बात जो तुम्हें किसी से नहीं बतानी है वो है अपनी कमज़ोरियों और अपनी ताकत। पहली बात तो ज़्यादातर लोगों को अपनी कमज़ोरी और ताकत के बारे में पता ही नहीं होता, और अगर तुम्हें अपनी कमज़ोरी और ताकत के बारे में पता है तो तुम सच में एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हो। लेकिन दूसरों के सामने अपनी कमज़ोरी और ताकत के बारे में ना बताने के दो बड़े कारण हैं। पहला, कि अगर तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत के बारे में पता चल गया तो अब वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत का कोई ना कोई तोड़ निकाल ही लेगा। और अगर तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी लोगों के सामने उजागर हो गई, जो लोग अपनी बात मनवाने के लिए तुम्हारी उस कमज़ोरी पर ही प्रहार करेंगे और तुम्हें मजबूर होकर हमेशा ही दबना पड़ेगा, वो सामने वाले की बात माननी ही पड़ेगी। इसलिए अपनी कमज़ोरी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, यहाँ तक कि पति को भी अपनी कमज़ोरी के बारे में पत्नी को नहीं बताना चाहिए और पति को भी अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर अपनी बात मनवाने के लिए ये एक दूसरे की कमज़ोरियों का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और अगर पति की कमज़ोरी पत्नी को पता है तो पति को हमेशा ही दबकर रहना पड़ेगा, और इसका उल्टा भी उतना ही सही है। महात्मा ने आगे कहा कि पांचवी बात जो तुम्हें दूसरों से नहीं बतानी है वो है अपनी आमदनी और अपने धन के बारे में। अब किसी से अपनी आमदनी के बारे में ना बताने का क्या कारण हो सकता है? तो इसके दो बड़े कारण हैं। पहला कि अगर हमारी आमदनी कम है और लोगों को इसके बारे में पता चल गया तो वह ज़रूरत पड़ने पर कभी भी हमारी आर्थिक मदद नहीं करेंगे और हमसे दूर भागेंगे, क्योंकि समाज में एक गरीब व्यक्ति की आर्थिक मदद करने से हर व्यक्ति डरता है। उन्हें इस बात का डर होता है कि इसकी आमदनी तो इतनी कम है, ये पैसे वापस कैसे करेगा। और साथ ही
हमारी आमदनी के बारे में जानकर लोग हमारी हैसियत का अनुमान भी लगा लेते हैं और फिर हमें उसी के अनुसार इज्जत भी देते हैं। और अगर आमदनी बहुत कम है तो हमारा उपहास भी उड़ाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपकी आमदनी ज़्यादा है तो लोगों को इसके बारे में पता है और वो छोटी से भी छोटी ज़रूरत पड़ने पर आपके पास आर्थिक मदद मांगने आएंगे। और अगर किसी कारण बस आपने उनकी मदद नहीं की तो वो सोचेंगे कि ये व्यक्ति हमारी मदद कर सकता था लेकिन इसने जानबूझकर मदद नहीं की। तो इस तरीके से आपकी ज़्यादा आमदनी आपके दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ आपके मन मुटाव खराब कर सकती है और झगड़े का कारण बन सकती है। इसलिए अगर आमदनी कम है तो लोग मजाक उड़ाएंगे और अगर ज़्यादा है तो हर व्यक्ति तुमसे मदद मांगता रहेगा। इसलिए अपने धन के बारे में ना बात करें, इसी में समझदारी है। और शास्त्रों में तो ये कहा गया है कि पति को अपनी कमाई के बारे में कभी भी पूरी तरह से अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर पत्नी को पति की कमाई के विषय के बारे में पता चल गया तो वो उसकी कमाई को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगी, उसके धन पर ज़रूरत से ज़्यादा अपना अधिकार जताएगी और पति के तमाम खर्चों पर रोक लगाने का प्रयास करेगी। महात्मा ने उसे आगे कहा, छठी बात जो तुम्हें लोगों से नहीं बतानी चाहिए वो है अपने अपमान के बारे में। अगर तुम्हें किसी कारण से कहीं पर भी अपमानित होना पड़ा है तो इसके बारे में कभी किसी से चर्चा ना करो, अपनी पत्नी को भी ना बताओ, क्योंकि तुम्हारी पत्नी बेशक उस वक्त तुम्हारे पक्ष में बात करेगी लेकिन बाद में बात बात पर उस अपमान का ताना देती रहेगी। और अगर दूसरे लोगों को भी तुम्हारे उस अतीत में हुए अपमान के बारे में पता है तो वो कभी भी 4 लोगों के सामने तुम्हारे उस अपमान के बारे में बात करके तुम्हें जलील कर सकते हैं। महात्मा ने आगे कहा कि 7वीं बात और अंतिम बात जो तुम्हें दूसरों से साझा नहीं करनी है वो है अपने मित्र और अपने शत्रुओं के बारे में। हालांकि ज़्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता कि हमारे शत्रु और मित्र कौन हैं, लेकिन इस जानकारी का गलत फ़ायदा वो लोग उठा सकते हैं जो हमारा बुरा चाहते हैं। अगर हमारे शत्रुओं को ये बात पता चल गई कि हमारे मित्र कौन हैं जो ज़रूरत पड़ने पर हमारा साथ दे सकते हैं तो वे हमारे मित्रों के साथ अपने संबंध गहरे करके उन्हें हमसे दूर या हमारे खिलाफ कर सकते हैं। और अगर हमारे मित्रों को ये पता चलता है कि हमारे सबसे बड़ा शत्रु कौन है तो अगर आने वाले समय में किसी कारण बस हमारा वो मित्र हमारा शत्रु बन जाता है तो वो हमारे उस पुराने शत्रु के साथ मिलकर हमारा बड़ा नुकसान कर सकता है। इसलिए अपने मित्र और शत्रु के बारे में हर जगह सबके सामने बखान नहीं करना चाहिए। इतना कहने के बाद महात्मा जी मौन होकर गोलू के चेहरे की तरफ देखने लगे। गोलू की आंखों में आंसू थे, पश्चाताप के आंसू। आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो अपनी पत्नी, दोस्तों और गांव वालों को अपनी हर एक बात बताकर कितनी बड़ी गलती कर रहा है और उसकी इसी नादानी की वजह से सब उसे बेवकूफ़ समझते हैं और उसकी पत्नी भी उसकी इज्जत नहीं करती और उसे छोड़कर जा चुकी है। लेकिन उस दिन महात्मा जी के सामने ही गोलू ने मन ही मन में ये निश्चय किया कि आज के बाद वो अपने सारे राज किसी को नहीं बताएगा, अपना शोषण नहीं होने देगा और एक जिम्मेदार व गंभीर व्यक्ति बनने का पूरा प्रयास करेगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आपको इससे एक अच्छी सीख मिली होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को लाइक करना और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।